गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएससी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर 3 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकसभा। टुडे वी डिस्कस अबाउट द राज्यसभा, व्हाट इज राज्यसभा एंड हाउ इट इज व्हाट इज कंपोजिशन। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा काउंसिल ऑफ अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। इसमें राज्यों का इसको राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधि कहा जाता है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर आता है। आइए हम लोग देख लेते हैं व्हाट्स इज कंपोजिशन, हाउ राज्यसभा कंस्टिट्यूटेड। राज्यसभा का इसमें इसके मेंबर जो टोटल मेंबर होते हैं 250। इसमें से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। राज्यों के विधायकों को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 238 सदस्यों का चुनाव होता है। एंड द रेस्ट वी कैन से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसमें ये लोग साइंस, आर्ट, कल्चर, विभिन्न सोशल बैकग्राउंड से ये लोग होते हैं। विज्ञान से हो गया, कला, संस्कृति, इस विषय से संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर उत्तर प्रदेश को द्वारा भेजा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम द महाराष्ट्र। देयर आर सम स्टेट्स where only one members of the Rajya Sabha have sent to the parliament. राज्यसभा में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, इनके द्वारा एक ही प्रतिनिधि भेजा जाता है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं व्हाट विल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। The members of the Rajya Sabha should be citizen of the India। भारत का नागरिक होना चाहिए। He should not be he should have attained the age of 30 years। ये 30 साल से इसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ he should be sound mind and not insolvent। साथ ही साथ वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए और साथ ही साथ ये दिवालिया नहीं होना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि राज्यसभा जब प्रतिनिधि चुना जाता है, ही और सी विल नॉट वर्क इन द स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नौकरी नहीं कर सकता वैसा व्यक्ति। तो ये शर्तें हो जाती हैं, इसके आधार पर ही कोई राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। Now we will discuss about the election of the राज्य सभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है, इसमें इसके सदस्य सिंगल ट्रांसफरेबल, इट्स मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। इसके सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए स्टेट राज्यों के विधानसभा के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसमें उनके द्वारा चुना जाता है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं। एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर मेंबर्स रिटायर्ड एवरी ईयर। हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य जो हैं रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नेक्स्ट लोग आ जाते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं इलेक्शन इस प्रक्रिया से इसका होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हु विल द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन हो सकता है? राज्यसभा का चेयरमैन हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। उपसभापति सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम चर्चा करें। संसद का सत्र जब बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और उसके बीच जो है 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होता है, नाउ प्रेसिडेंट विल हैव पावर टू समन आइदर हाउस।
तो प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि किसी भी हाउस को ये बुला सकते हैं अगर 6 महीने से अगर ज़्यादा समय होता है, यानी साल में 2 बार बैठक होनी निश्चित है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ, नए कानून बनाना। दूसरा होता है फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इनकम्स। थर्ड हो जाता है कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और फोर्थ है फंक्शन हो जाता है इसके ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। पार्लियामेंट से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉ। कैसे पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट का अधिकार है नया कानून बनाने का, पुराने कानूनों में बदलाव करने का। कोई भी प्रस्ताव जो आता है वो किस रूप में होता है, वो बिल के रूप में होता है। उसको कानून बनाने के लिए क्या दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति से जब सिग्नेचर कर देते हो तो लॉ बन जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितने तरह का बिल होता है। ये पहला होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो जाता है। पहले आइए हम लोग देख लेते हैं मनी बिल में धन, जिसको धन विधेयक का बिल कहा जाता है। ये धन बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से मनी बिल में सरकार के द्वारा कोई भी नया टैक्स लगाया जाना हो या टैक्स घटाना हो बढ़ाना, ये इसमें रहता है। दूसरा, सरकार के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से सरकार द्वारा खर्च किए चीज़ों का इसमें विवरण रहता है। आकस्मिक निधि, इट इज ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भारत के आकस्मिक निधि से सरकार, इसमें अधिकार होता है कि मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद की अनुमति लिए बिना ही कंटिजेंसी फंड से सरकार आकस्मिक निधि से पैसे खर्च कर सकती है। साथ ही साथ सरकार जो कर लोन लेती है, इंटरेस्ट ये पे करना होता है, इसके लिए भी इसमें चर्चा होती है मनी बिल में। ये सारी चीज़ें मनी बिल के अंतर्गत रहती है। उसके बाद ऑर्डिनरी बिल होता है, ये साधारण बिल होता है और कोई विषय बिल हो सकता है। मैंने सरकार के खर्च रुपये और टैक्स लगाने से छोड़कर के जो साधारण बिल के अंतर्गत, ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद तीसरा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या होता है, सरकार संविधान में अगर कोई चीज़ बदलाव करना चाहती है तो उसके लिए सरकार क्या करती है, संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने के लिए दोनों सदनों से प्रस्ताव पास किया जाता है। इसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं पार्लियामेंट का और क्या काम है। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम्स। सरकार, पार्लियामेंट क्या करती है, सरकार के खर्च पर नियंत्रण रखती है। सरकार जो भी खर्च करती है उस पर कहाँ पर कितना टैक्स लगाना है, किन विषयों पर खर्च करना है, ये सारी चीज़ें पर पार्लियामेंट नियंत्रण रखती है। तो पार्लियामेंट क्या करती है, संसद के लिए सरकार बजट पेश करती है। बजट में क्या होता है, सरकार के पूरे साल भर का, उसमें सरकार किन किन चीज़ों पर क्या खर्च करना चाहती है, कहाँ से पैसे की व्यवस्था करेगी और किन विषयों पर किन चीज़ों पर खर्च करेगी, ये सारी चीज़ का विवरण जो हमारे बजट में रहता है। पूरे साल भर का उसमें लेखा जोखा रहता है। बजट पूरे एक साल के लिए पास किया जाता है। तो संसद, पार्लियामेंट बजट भी पास करती है, इसका एक काम होता है बजट को पास करना। आइए आगे हम लोग देखते हैं कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका पर भी पार्लियामेंट नियंत्रण रखती है। उसके लिए उसके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्या करते हैं, सरकार के जो पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है, सरकार जो नीति बनाती है, काम करती है, उस पर एमपी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको प्रश्न पूछने का अधिकार है। इस तरह ये एग्जीक्यूटिव पर ये क्या करते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है पार्लियामेंट। आइए आगे हम देखते हैं ऑर्गन ऑफ द इंफॉर्मेशन। सूचना के कैसे साधन के रूप में कैसे पार्लियामेंट काम करती है। मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करती है, सूचना तंत्र के रूप में काम करती है। जो भी एमपी हैं, सरकार से किसी विषय पर जानकारी लेने की पूरी छूट होती है। हाँ, वैसे चीज़ों को रोक होती है जिससे हमारे देश की सुरक्षा पर अगर बताने से, किसी विषय की चर्चा करने बताने से कि हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, वैसे विषय पर जानकारी लेने पर रोक रहती है। इस तरह हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट बहुत सारे काम करती है, सूचना के तंत्र के रूप में काम करती है, एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखती है, फिनेंशियल कंट्रोल करती है। इस तरह हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।